हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अपना सेशन चल रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। और जो PYQ जो आपका ये चल रहा है PGT 2010 का ये पेपर हुआ था, इसको हम देख रहे थे। इसके हमने पार्ट 2 कवर कर लिए हैं, पार्ट 3 आपका आज का रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके। GSY दिवाकर सर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन मैसेज आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, केमान, प्यूर्टो रिको तथा साउथ सैंडविच खाई किस महासागर की प्रमुख खाइयाँ हैं? ये कहाँ की हैं? हिंद महासागर की, या फिर प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, या फिर अंटार्कटिक महासागर की। तो ये जो खाइयाँ हैं आपकी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केमान है, प्यूर्टो रिको है, साउथ सैंडविच खाई है, ये सब कहाँ पे पाई जाती हैं? अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाइयाँ हैं। अंध महासागर के तटों के सहारे अभिनव बलन की अनुपस्थिति के कारण गर्त क्या होती हैं? कम पाई जाती हैं। वहाँ पे क्या मिलता है? गर्त कम पाई जाती हैं, उथले मैदान मिल देंगे वहाँ पे। 3000 फैदम से अधिक गहरी गर्त 19 गर्त पाई जाती हैं। वहाँ पे कितनी है? टोटल 19 गर्त पाई जाती हैं, जो कि इनकी गहराई कितनी है? 3000 फैदम से ज़्यादा है। प्यूर्टो रिको, नरेश तथा रोमांस गर्त, इस जो महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, इसकी मुख्य गर्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे नाम तीनों, ये क्वेश्चन आता है। और साथ में केमान वगैरह भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है तभी तो यहाँ पे मिला है ये। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक ही सीधी रेखा में रहते हैं? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो ये रहते हैं महीने में 2 बार रहते हैं। ठीक है, जो कि युति वियुति की आपकी स्थिति होती है उसी को बोला जाता है। महीने में 2 बार पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी में होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? युति एवं व्युति या फिर सिजगी की स्थिति इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके। युति व्युति क्या होता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में पहुंच जाते हैं तो इसको युति व्युति या फिर सिजगी की स्थिति कहते हैं। युति की जो स्थिति होती है अमावस्या को होती है, तथा व्युति कब आता है? आपका पूर्णिमा को आता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? युति एवं व्युति। यह स्थिति 1 महीने में 2 बार होती है। तो 1 महीने में कितनी बार हो जाएगी आपकी? 2 बार ये स्थिति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? जो पौधों पर बेल चढ़ती है उसको लियाना, झाड़ी, लत्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ की पूछा गया? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की पूछा गया है। आपने अक्सर देखा होगा पेड़ों पर बेल चढ़ जाती हैं, तो इनको बोला जाता है लियाना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को लियाना या फिर महालता कहा जाता है। सदाबहार वर्षा वन वायु में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदृश्य क्या है? वृक्ष है। वहाँ यहाँ पे क्या होता है? जो वृक्ष हैं काफ़ी घने मिलते हैं। लताएं इन वृक्षों के द्वितीय प्रमुख सदस्य हो जाती हैं। जो लताएं होती हैं यानी कि जो लियाना है वो क्या हो जाती है? यानी कि द्वितीय प्रमुख सदस्य हो जाती है जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। निचले स्तर की लताएं मुख्य रूप से शाखीय होती हैं। कैसी होती हैं? इनकी शाखाएं होती हैं। लंबी लताएं वनों के प्रत्येक स्तर में प्रविष्ट कर जाती हैं और इसमें महालता सर्वप्रमुख होती है। मतलब इनकी भी कैटेगरी बनाई गई हैं, उन लोगों ने बनाई हैं। लताएं, महालताएं, ये सब अलग अलग इनकी कैटेगरी बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। सर्क को क्या बोला जाता है? कॉरिस, कोर, किम या फिर कोरी। जो सर्क है इसको फ्रांसीसी भाषा में सर्क कहा जाता है और स्कॉटलैंड में इसको कॉरी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कॉरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉरी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्राय प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भागों में मिलता है। कैसे भागों में मिलता है? ये पर्वतीय जो भाग होते हैं हिमानीकृत उनमें मिलती हैं। ये प्राय हिम से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें हिमगहर कहा जाता है। क्या होते हैं इनमें? हिम यानी कि बर्फ भरी होती है, इसलिए इनको हिमगहर कहा जाता है। सर्कों को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे स्कॉटलैंड में कॉरी हो गया, वेल्स में कोम हो गया, नाम याद रखेंगे।
और स्कॉटलैंड में क्या हो जाएगा, कॉरी, दोनों नाम याद रखेंगे। और फ्रांसीसी भाषा इसका क्या शब्द है, सर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्च की उत्पत्ति हुई है किस चट्टान में, बहुत आता है ये। तो ये टॉर्च है सबसे ज़्यादा मिलता है आग्नेय चट्टानों में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। टॉर्च की उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों में बहुतायत होती है। परतदार कमजोर शैलों में जब लावा का प्रवेश होता है, यानी कि कोई जो परत होती है, कमजोर शैल है, उसमें क्या हो जाता है, लावा प्रवेश कर जाती है तो गुम्बद के आकार का हो जाता है। वो परत क्या हो जाती है, या तो वो थोड़ी सी दरार में से लावा बाहर निकल के एक बम जो गुम्बद टाइप का बन जाता है, इस तरह से ये बन जाता है। अपरदन के बाद यह मुलायम सेल कट जाती है और अपेक्षाकृत अवरोधक सेल भाग लंबे एवं संकरे कटक में बदल जाते हैं। जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे और इस तरह से कटक बन जाता है उसमें। और इस प्रकार के बने स्तनरूप टार्स क्वेस्टा कहलाते हैं। टार्स अधिकतर आग्नेय सेल के अवशेष से बने होते हैं या फिर अवशेष के ये भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश है, वो कौन सा हो जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो तीसरा हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम स्थान पर रूस है, जबकि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा। क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा आपका, रूस हो जाएगा, और जनसंख्या में देखा जाए तो चीन हो जाएगा। और दूसरा स्थान जनसंख्या में भारत का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल ये दिया गया है, आपको गिन लेंगे। और जनसंख्या इसकी ये दी गई है, इतनी जनसंख्या नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ जो डेटा है आपका पहला दूसरा तीसरा यही पूछा जाता है। जनघनत्व 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये यूएसए का जनघनत्व है, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा। तो जो संयुक्त विकास सूचकांक है ये किया जाता है प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों को कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मक्का का उद्भव स्थल है, कौन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मध्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो जो आपका मध्य अमेरिका है, यहाँ पे मक्का का उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा होता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। पेड़ पौधों को उपजाने संबंधी उसके उत्पत्ति केंद्र विषय में आधुनिक ज्ञान रूपी जैव भूगोलवेत्ता बेबीलोन ने प्रस्तुत किया था इसको। मक्का का उद्भव स्थल मध्य अमेरिका के मेक्सिको देश को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामेकान जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है, तो यहाँ पे याद रखेंगे संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है, वो है कामेकान। इसकी लंबाई पूछी गई है, लंबाई इसकी टोटल कितनी है, 5100 मीटर है, लेकिन इसमें दी ही नहीं गई है तो कोई भी ऑप्शन इसके सही नहीं होंगे। चलिए इसकी व्याख्या अपन देख लेंगे, व्याख्या काम की चीज़ है। कामेकान की लंबाई 5100 किलोमीटर है। यह संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है। यह यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, फ्रेंडशिप पाइपलाइन किसको कहा जाता है, ये कामेकान पाइपलाइन को कहा जाता है। इस पाइपलाइन के माध्यम से वोल्गा यूराल तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जर्मनी के राष्ट्रों तक खनिज तेल पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं, सवारी पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, तेल पत्तन या फिर बाह्य पत्तन। तो ये जो तीनों आपके पत्तन हैं, बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, ये हो जाएंगे वाणिज्यिक हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या अपन इसकी यहाँ पर देखेंगे। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क वाणिज्यिक पत्तन की उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य द्वार पोताशय एवं पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। जो जहाज होते हैं, माल होता है, वो क्या होते हैं, पत्तनों से एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। वाणिज्यिक पत्तन से उत्पाद तथा निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। ये पत्तन सवारी पत्तन का भी कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वाणिज्यिक पत्तन होते हैं
उसमें जहाज माल वगैरह होता है इन सभी का आयात निर्यात होता रहता है तथा साथ में इसके सवारी भी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा गया है इसमें। लाओस है, चोयू है, या फिर मंसालू है, या फिर केटू है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केटू, जो कि काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। व्याख्या अपन इसकी देखेंगे। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है। हिमालय पार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है काराकोरम, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी है, एशिया का मेरुदंड किसको कहा जाता है? तो ये काराकोरम को कहा जाता है। यह अफगानिस्तान एवं चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसमें कई उत्तुंग शिखर हैं, जैसे केटू की हाइट हो जाएगी 8611 मीटर की हो जाएगी। हिडेन चोटी हो जाएगी इसकी 8068 मीटर। काराकोरम में नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि सियाचिन है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा भारत का? सियाचिन हो जाएगा। 76.6 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है। बियाफो 60 किलोमीटर का है। बाल्टोरा 58 किलोमीटर का है। हिस्पर आपका 61 किलोमीटर का है। ये जो कि कहाँ के हैं ग्लेशियर? काराकोरम श्रेणी के ही ये ग्लेशियर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अंडमान द्वीप की कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, हैरियट, महेंद्रगिरी। तो जो अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी हो जाएगी हैरियट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी जरूर देखेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बंगाल की खाड़ी में है। इन द्वीपों की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैडल पीक है। सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सैडल पीक हो जाएगी, जिसकी की हाइट है 738 मीटर। अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह पहाड़ी द्वीप है जिसका सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट है। पहाड़ी द्वीप है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी है हो जाएगी माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का वर्तमान नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। यह नया नाम भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान करने के रूप में दिया गया है। ठीक है, नया नाम भी आप याद रखेंगे, पुराना भी रखेंगे। केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की कौन सी हो जाएगी? भरतपुजा, पेरियार, काली, शरावती। तो सबसे लंबी नदी केरल की हो जाएगी पेरियार, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। केरल में कार्डमम की पहाड़ियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं। इसके पूर्व में तटीय भाग जिसे मालाबार तट कहते हैं, पूर्व में है तटीय भाग है जिसको कि जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। इसका ढाल पूरब से पश्चिम दिशा में है। कहाँ से इसका ढाल? पूरब से पश्चिम दिशा में चलता है। इसमें बहने वाली नदियाँ छोटी तथा तीव्र होती हैं, क्योंकि ढाल मतलब ढालू क्षेत्र में बहती है, इसलिए कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। नदियाँ इसकी छोटी हैं। इनमें पेरियार है 230 किलोमीटर की, सबसे लंबी नदी है। इस तट पर लैगून की बहुलता मिलती है, जिसे कयाल कहा जाता है। तो कयाल क्या है? लैगून है। और इनको नाम कयाल कहाँ पे बोला जाता है? तो इनको केरल में कयाल बोला जाता है लैगूनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊसर मृदा किसको कहा जाता है? क्षारीय को, मरुस्थलीय मृदा को, लेटराइट मृदा को, या फिर पीटमय को। तो जो ऊसर मृदा बोला जाता है आपकी क्षारीय मृदा को ऊसर बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। केशकत्व क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों में रेह, फसला, ऊसर आदि नामों से इनको जाना जाता है। इसे लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्लीट जीएस पढ़नी है तो जीएस का हमारा एक और चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार, जिस पर कि हम आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कॉम्पिटिटिव जीएस है वो कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें कि सभी पीवाईक्यूज, यहाँ पे सिर्फ आपको पीवाईक्यूज हम ज्योग्राफी से संबंधित करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो आपकी पॉलिटी है उनकी डिटेल सेशन, साथ में पीवाईक्यूज सब कुछ करा रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना साथ ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। उपरोक्त कथन किस विद्वान के द्वारा प्रदत्त है? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा था? ये कहा था आपके अल्फ्रेड हेटनर ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या अपन इसकी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अल्फ्रेड हेटनर भौतिक तथा प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। कौन से थे ये? भौतिक और प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे थे। अपनी विस्तृत यात्राओं के पश्चात उन्होंने शोध पत्र लिखा।
उनकी पुस्तक यूरोप में 1909 में प्रकाशित हुई। उनके अनुसार भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है तथा प्रदेशों का ये अध्ययन है। ये किसने कहा था? हेटनर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है? अमेरिकन से, ब्रिटिश से, जर्मन से या फिर फ्रेंच से? तो जो संभववाद थे इसका जनक किसको कहा जाता है? बार्टलेट डी ला ब्लॉच को कहा जाता है ना। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। तो ये कहाँ से मानी जाएगी? आपके फ्रेंच से मानी जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संभववाद की संकल्पना का संबंध फ्रेंच स्कूल से है। रेडजेल एवं उसके अनुयायियों द्वारा जो भौगोलिक विचार एवं संकल्पना विकसित किए जा रहे थे, इसका निकट के देशों में विस्तार हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में भी भूगोल का अध्ययन शुरू हो गया था। कहाँ पे? 19वीं शताब्दी आई तब फ्रांस में भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ था। ब्लॉन्स वातावरणीय निश्चयवाद के कट्टर विरोधी रहे थे और संभववाद विचारधारा के ये समर्थक रहे थे। इसलिए संभववाद विचारधारा का उद्भव फ्रांस में हुआ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है पूछा गया है। हेटनर जर्मनी के थे, ये ठीक है। डेविस ब्रिटिश के थे, ये गलत हो जाएगा। डेविस कहाँ के थे? ये अमेरिकन थे। और यहीं आपके बार्टलेट डी ला ब्लॉच कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहे थे। और कार्लो सावर आपके अमेरिकन रहे थे। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवेंसराम की संकल्पना किसने विकसित की थी? कार्ल रेटर ने, स्मिथ ने, डेविड हार्वे ने या फिर फ्रेडरिक रेडजेल ने? तो जो लेवेंसराम की संकल्पना दी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने दी थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेडजेल द्वारा पहली बार लेवेंसराम की संकल्पना दी गई। इस शब्द का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। क्या होता है? जो जीव है उसका विकास होता है लेवेंसराम के अंतर्गत। इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वास योग्य भूमि कहा जाता है या फिर रहने के लिए स्थान इसको कहा जाता है। रेडजेल एक कैसे थे? निश्चयवादी चिंतक माने जाते थे या फिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भिन्न है? सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम या फिर क्रोमाइट? तो जो भिन्न है वो हो जाएगा आपका क्रोमाइट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खनिज के दो रूप होते हैं, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज। कितने रूप हो गए खनिज के? दो हो गए। धात्विक खनिज में धातुएं मिली होती हैं, जैसे कि लोहा अयस्क होता है, तांबा होता है। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें क्या होता है? धातु नहीं होती है। तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे सल्फर हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ये कैसे खनिज हो जाएंगे आपके? अधात्विक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन एक असत्य पूछा गया है? क्वार्टजाइट का उपयोग कांच एवं लेगमार बनाने में होता है। ठीक है। ग्रेबो बारीक कण वाली बाह्य आग्नेय सेल है। ये भी ठीक है। काला अभ्रक एक सेलकर खनिज है। ये भी ठीक है। पेग्माटाइट एक अवसादी सेल है। तो ये अवसादी सेल नहीं होकर के ये कैसा है? आग्नेय सेल है आपका। ठीक है, कैसा हो जाएगा? आग्नेय सेल हो जाएगा। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे अपन लोग। पेग्माटाइट अवसादी सेल न होकर के आग्नेय सेल है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने के कारण होता है। इसमें परतों का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लेयर्स नहीं मिलती हैं तथा जीवों के अवशेष का भी अभाव पाया जाता है। गर्म इतनी होती है कि वहाँ पर कोई जीव का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, साइनाइट है। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके आग्नेय सेलों के ये उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ पे होती हैं? विनाशात्मक प्लेट के सहारे, मुर्दार पर्वतों के सहारे, रचनात्मक प्लेट के सहारे या फिर भ्रंश स्थलों पर। तो ये सबसे ज़्यादा जो घटनाएं देखने को मिलती हैं विनाशात्मक प्लेट के सहारे देखने को मिलती हैं। चलिए व्याख्या अपन इसकी देखेंगे। विश्व की लगभग 80% ज्वालामुखी घटनाएं विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं, जहाँ पर दो प्लेटें आमने सामने आकर के अभिसरित होती हैं। क्या होती हैं? एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है। ये दोनों आपस में आती हैं, टकराती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एक जो कोई भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। अपेक्षाकृत जो भारी प्लेट होती है हल्की प्लेट के नीचे छेपण हो जाता है, वही जो सबडक्शन बनता है आपका। विश्व के लगभग 2/3 भाग पर प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में चापों के सहारे, जिसे प्रशांत महासागर अग्निमेखला कहा जाता है। ये कहाँ पे? आपके प्रशांत महासागर में आपको ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वहाँ पे यही कारण है क्योंकि एक प्रशांत जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया आपका। जोरल्लो मेक्सिको में है, माउंट ओटेजन जापान में है, और आबाचा रूस में है, माउंट इलाज्को न्यूजीलैंड में है। तो ये आपका न्यूजीलैंड में ना होकर के दक्षिण अमेरिका में है। बाकी के सभी सही हैं, डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? पश्चिम एशिया में, सुदूर पूर्व एशिया में, अमेजन बेसिन में, या फिर जर्मनी में। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलते हैं सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या अपन देखेंगे इसकी। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं और ये विश्व का सर्वाधिक भूकंप वाला देश है, क्षेत्र है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। यहाँ पर समस्त विश्व का 63% भूकंप आता है। तो ये आप परसेंटेज याद रखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस विस्तृत बेटी की दूसरी शाखा एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका से प्रारंभ होती है और एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग को सम्मिलित करते हुए पूर्वी द्वीप समूह तक यह पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आने के कारण इसको विश्व का अग्निवलय इसको कहा जाता है। तो विश्व का अग्निवलय किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भूकंप कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण, विवर्तनिक, आकस्मिक संचरण या फिर अत्यधिक? तो आपने पढ़ा होगा ये आकस्मिक में आता है भूकंप, पता कर नहीं आता एकदम झटके से, नहीं मतलब धीरे धीरे नहीं आता है भूकंप, जाता है बहुत जल्दी आता है, आकस्मिक आता है। तो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण घटना है। भूकंप मानव जगत के लिए हृदय विदारक, विनाशकारी एवं आकस्मिक घटना है जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में प्रभावित क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। अभी आप भूकंप का कहर देख ही चुके होंगे अपन, तो कई सारे देख लेते हैं। बलार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है? रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से, मृत्यु घाटी से, या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से, या फिर महासागरों की उत्पत्ति से? तो इनकी जो परिकल्पना है रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, ये किसकी परिकल्पना है? बलार्ड की है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या अपन इसकी इधर देखेंगे। प्रसिद्ध भूआकृति वैज्ञानिक हैं बलार्ड महोदय। 1933 से 34 के बीच में गुरुत्व सर्वेक्षण के समय रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित नए विचार का प्रतिपादन किया था उन्होंने बताया कि रिफ्ट घाटी जो है, रिफ्ट ब्लॉक गुरुत्व के कारण मेहराब की स्टोन के समय नीचे नहीं सरक सकता है। क्या होता है? गुरुत्व के कारण वो मेहराब जो होता है उसका वो नीचे नहीं सरक सकता। ये किसने बताया था? बलार्ड महोदय ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? ड्रमलिन को, एस्कर को, जलगर्तिका को, या फिर विस्थापित गुलास्म को? तो ये कहा जाता है ड्रमलिन को अंडे की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति ड्रमलिन को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप को ड्रमलिन गुलास्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या फिर टीला होता है। क्या होता है? मृत्तिका का ढेर होता है या फिर टीला इसको बोला जाता है, जिसका आकार उल्टी नाव या फिर कटे हुए अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है। ये समूह में मिलते हैं। क्या होता है? ढाल इनका कैसा होता है? कहीं भी हो जाता है, और जो मिलते हैं ये समूह में मिलते हैं, इसीलिए इनको अंडे की टोकरी कहा जाता है। अंडे की टोकरी तो आप लोगों ने देखी होगी ना। तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन एक सही नहीं है? हिमाच्छादित धरातल, शीत शुष्क पवन, शीतकालीन दीर्घ रात्रि, या फिर मेघाच्छादित आकाश? तो तापमान की विलोमता हेतु सही नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेघाच्छादित आकाश हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देखेंगे, एक मिनट। सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जो कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आती है, परंतु कभी कभी किसी स्थान विशेष पर ऊंचाई के साथ में तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। इसको बोला जाता है ऋणात्मक ताप पतन कहा जाता है इसको। इसके लिए अनुकूल दशाएं निम्न होती हैं। क्या क्या होती हैं? शीतकालीन लंबी रातें चाहिए, और स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश चाहिए इसके लिए, शुष्क पवन होनी चाहिए, शांत एवं स्थिर वायुमंडल होना चाहिए, और हिमाच्छादित धरातल होना चाहिए। ये कारण है किसके लिए? ऋणात्मक ताप पतन के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक कथन असत्य है? तो तुषार तथा ओस वर्षण के रूप है। बाद असत्य पूछा गया है इसमें, तो ये ठीक हो जाएगा आपका। बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को वर्षण कहा जाता है, ये भी ठीक है, वर्षण इन्हीं को कहा जाता है। यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, ये नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसमें गलत ही पूछा गया है, तो सी सही हो जाएगा। वर्षण की मात्रा निश्चित करना संभव है, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, मतलब बाकी के सभी सही हैं, इसीलिए वो गलत है। निम्नांकित में से कौन एक तड़ित मेघ है? तड़ित मेघ पूछा गया है इसमें, कपासी वर्षा मेघ, कपासी मेघ, पच्छाप कपासी मेघ या फिर वर्षा स्तरीय मेघ। तो जो आपका तड़ित मेघ जाना जाता है कपासी वर्षा मेघ को, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तड़ित मेघ वर्षा कपासी मेघों को कहा जाता है। ये मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं, जिनके ऊपरी हिस्से में आकृति निहाई जैसी दिखती होती है। कैसी होती है? निहाई होती है। मूसलाधार यहाँ पे वर्षा होती है, ओला पड़ते हैं, तड़ित झंझा यानी कि काफ़ी घनी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। कपासी मेघ एवं वर्षा कपासी मेघों को निचला मेघ कहा जाता है। पच्छाप मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो कि पच्छाप स्तरीय मेघ चक्रवातों के आगमन के सूचक होते हैं। ये क्या करते हैं? वर्षा ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक को इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।